हेलो फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022। ओके फ्रेंड्स, अगर आप गेट या इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021 या 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है यहाँ पर हम लोग ये 9-10 लोगों की टीम है। ये हमारी टीम है जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर देवेंद्र सिंह नेगी सर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से एक हैं ये मिस्टर देवेंद्र सिंह नेगी सर। इनकी लीडरशिप में हम लोग 9-10 लोग एवरी डे आपको इस यूट्यूब चैनल पे काफी सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव, मैं आपको अभी आजकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। ये जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन हो रहा है इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट हम लोग एसएससी एग्जाम, एनएलसी एग्जाम और भी जो यूपीपीएससी एई का जो एग्जाम आने वाले हैं उसके पर्पज से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग के ही डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले तो देखा था मेटल फॉर्मिंग होती क्या है, कोल्ड फॉर्मिंग, हॉट फॉर्मिंग का थोड़ा सा बेसिक देखा था, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में देखा था, कोल्ड फॉर्मिंग हॉट फॉर्मिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, रोलिंग स्टार्ट करी थी और रोलिंग की मैकेनिक्स देखी थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रोलिंग के कई सारे फॉर्मूलाज भी देखे थे जो डिफरेंट फॉर्मूलाज रोलिंग में यूज होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मेटल फॉर्मिंग का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रूजन। ओके, एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन में देखिए डियर फ्रेंड्स होता क्या है, एक्सट्रूजन में क्या होता है। एक्सट्रूजन की डिफिनीशन अगर पूछा जाए, इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ पुशिंग द हॉट बिलेट of metal through an orifice or opening provided in the die। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम लोग करते क्या हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस में हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग हॉट मेटेलिक, अच्छा ये हॉट जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा सा तो हॉट रहता है लेकिन वो हॉट वर्किंग है या फिर हॉट एक्सट्रूजन या कोल्ड एक्सट्रूजन जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप बल्कि हॉट वर्ड कैंसिल कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या है, मेटेलिक वर्कपीस जो होता है या मेटेलिक बिलेट जो होता है, मेटेलिक बिलेट को हम लोग एक इसे पुश करते हैं। ओके, मेटेलिक बिलेट को पुश करते हैं, कहां से? एक ओरिफाइस या ओपनिंग में से पुश करते हैं और पुश करने के बाद फिर ये जो ओरिफाइस या ओपनिंग का जो शेप होता है ये कहां पे होती है? ओरिफाइस और ओपनिंग इन द डाई में बनी हुई ओरिफाइस में इस मेटेलिक बिलेट को पुश करते हैं ताकि ये जो हमारा मेटेलिक वर्कपीस जो है ये इसी ओरिफाइस या ओपनिंग के शेप को एक्वायर कर ले और दूसरे साइड से इलोंगेट होता हुआ निकलता जाए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग एक्सट्रूजन को। एक्सट्रूजन में हम लोग एक मेटेलिक बिलेट को लेते हैं, उसको पुश करते हैं, कहां पर? एक डाई में बनी हुई ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग के सामने इसे मेटेलिक वर्कपीस को पुश करते हैं। इससे होता क्या है, ये मेटेलिक वर्कपीस उस ओपनिंग का, उस डाई की ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन
एक्वायर करते हुए, अपने क्रॉस सेक्शन को चेंज करके उस ओपनिंग के क्रॉस सेक्शन को एक्वायर करते हुए बाहर निकलता है, आगे निकलता है। और जनरली ये जो चेंज होता है ये हमेशा, जनरली क्या, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा, इसेंशली ये जो चेंज इन क्रॉस सेक्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। पुराने वाले क्रॉस सेक्शन से नया क्रॉस सेक्शन आपको हमेशा डिक्रीज होके मिलेगा। और डेफिनेटली जब वॉल्यूम का कोई लॉस नहीं हो रहा है, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि मेटल फॉर्मिंग के सबसे बड़े फायदों में से क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग के सबसे बड़े एडवांटेजेस में क्या होता है कि मेटल फॉर्मिंग में मटेरियल लॉस नहीं होता है, मटेरियल लॉस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, मटेरियल लॉस नहीं होता है और कोई भी आपका वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी डेफिनेटली। ओके, चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं। यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर आपको इस एक्सट्रूजन प्रोसेस को जनरल लाइफ में अगर मैं चाहूं, जैसे मैंने आपको ये रोलिंग के बारे में क्या बताया था, रोलिंग आपको गन्ने के जूस निकालने के बारे में बताया था, वहां से रिलेट किया था, वैसे ही आप ये एक्सट्रूजन प्रोसेस को अगर आप चाहें, डिफरेंस ऐसा कुछ होता है। ये टूथपेस्ट होता है हमारे घरों में जो यूज होने वाला जो टूथपेस्ट होता है, चाहे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, दंत कांति हो गया, या कोई भी क्रीम हो गई, इसके अंदर क्रीम भरी रहती है। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर प्रेशर बनाते हैं, इस पे आगे की ओर प्रेशर बनाते हैं। ओके, और ये जो क्रीम है ये यहां से बाहर निकलती है। तो भले ही ट्यूब का क्रॉस सेक्शन कुछ भी रहा हो, ये जो क्रीम बाहर निकल रही है ये इस ओपनिंग के ही क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बाहर निकलेगी। ओके, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में इसका क्रॉस सेक्शन क्या था, ये इतना इसका एवरेज क्रॉस सेक्शन था जो कि काफी ज्यादा था, लेकिन अब कितना हो गया है आफ्टर एक्सट्रूजन, बस यही इतना सा बचा है। ओके, तो जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेट अस सपोज इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, ये आई एंड एफ आपने लगा दिया, ये कांस्टेंट है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल एरिया एंड इनिशियल लेंथ, फाइनल एरिया एंड फाइनल लेंथ। ओके, ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखो यहां पे आपको पता है कि हर हाल में इनिशियल एरिया ज्यादा होने वाला है ये फाइनल एरिया से, तो ए आई बाई ए एफ हर हाल में आपको ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है। तो ए आई बाई ए एफ हर हाल में जब ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है, इसका मतलब एल एफ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एल आई। ओके फ्रेंड्स, जो वर्क पीस एक्सट्रूजन के थ्रू डिफॉर्म होके जो वर्क पीस निकलेगा, उसका उसका फाइनल एरिया भले ही कम हो, उसका फाइनल एरिया कम होगा और उसका फाइनल एरिया कम होगा, इनिशियल एरिया के कंपेरिजन में फाइनल एरिया कम होगा और इनिशियल लेंथ के कंपेरिजन में फाइनल लेंथ ज्यादा होगा। ओके, ये इतना नोट कर लें। अभी देखो फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास यहां पर
हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन के नाम से दो अलग अलग सेक्शन बनते हैं। ओके, हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन के नाम से दो अलग अलग सेक्शन यहाँ पे आपके पास बनते हैं। उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन, उसे देखते हैं और फिर उसमें चेक करते हैं कैसे उसमें भी और क्या क्या वेरिएशन आते हैं। सबसे पहले तो आ गया आपके पास हॉट एक्सट्रूजन। ओके, हॉट एक्सट्रूजन, हॉट एक्सट्रूजन में क्या है, हॉट एक्सट्रूजन में आपके पास यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस एक आता है, हॉट एक्सट्रूजन का मतलब ऑब्वियसली वो एक्सट्रूजन प्रोसेस जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर पर की जाती है, अबव देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, अबव देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो यहां पर हॉट एक्सट्रूजन में आपके पास दो आएंगे, एक हो जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन इसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वर्क पीस, उसी डायरेक्शन में वर्क पीस डिफॉर्म होकर के बाहर निकलता है। ओके, देखो क्या होता है इसमें, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे पास सॉलिड बिलेट, ये मटेरियल है, वर्क पीस है, जिसे हमने एक सिलेंडर में
कन्फाइंड कर रखा है। जिसे हमने एक सिलेंडर में कन्फाइंड कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर ये कुछ ऐसा सेटअप रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास वर्क पीस, जिसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, और ये वर्क पीस क्या है, यहां पर बनी हुई है एक छोटी, अंदर ही अंदर यहां पर एक डाई बनी हुई है। ओके, इस डाई में से इस मटेरियल को, ये मटेरियल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा है, इस मटेरियल को डिफॉर्म करके ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा, इस टाइप को आपको, ये जो सेटअप है, इस सेटअप को कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ओके, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है, इसे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग नेम देखें, ये क्या है, ये हो गया सिलेंडर जिसमें हमने वर्कपीस को रखा है। दिस इज अवर वर्कपीस। नाउ दिस इज डाई, ये हमारी डाई। ओके, ये है रैम, और ये है एक्सट्रूडेड वर्कपीस। ओके, एक्सट्रूडेड वर्कपीस ये रहा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है कि ये हो गया फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका ये जो वर्कपीस है, ये जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस यहां से डिफॉर्म होकर के निकलना जब शुरू करता है, जब इसका डिफॉर्मेशन शुरू होता है, तो ये वर्कपीस कुछ इस तरीके से यहां से मुड़ जाता है। ओके, अपने आप ही जब आप रैम के द्वारा इस सिलेंडर में फोर्स लगाना शुरू करते हैं, तो अपने आप ही कोई एक जगह होती है, कोई एक सरफेस होती है, उस सरफेस से वर्कपीस अपने आप ही डिफॉर्म हो जाता है, और फिर पूरा का पूरा वर्कपीस इसी सरफेस से डिफॉर्म होकर के निकलता चला जाता है। ओके, इसी सरफेस से डिफॉर्म होकर निकलता चला जाता है, मतलब कि एंडिंग में यहां पर ये इतना मटेरियल बचा रह जाता है, ये इतना मटेरियल इधर साइड में, और ये इतना मटेरियल इधर साइड में बचा हुआ है।
इस कॉर्नर वाले मटेरियल को, ये क्या है, ये है कॉर्नर मटेरियल, कॉर्नर मटेरियल ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस का कॉर्नर मटेरियल है, इसको बाहर निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए इस रैम के प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। ओके डियर फ्रेंड्स, इस कॉर्नर मटेरियल को बाहर निकालने के लिए रैम के प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए इस टाइप के एक्सट्रूजन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ओके, इसीलिए इस टाइप का एक्सट्रूजन कहलाता है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में एक्सट्रूडेड वर्कपीस का जो फ्लो होता है, एक्सट्रूडेड वर्कपीस होता है, extruded workpiece flows in same direction as extruded workpiece flows in same direction as in RAM। जिस डायरेक्शन में रैम फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में वर्कपीस भी मूव करता है। रैम की मूवमेंट वाले डायरेक्शन में ही वर्कपीस भी एक्सट्रूड होकर के बाहर निकलता है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि आपने अपनी रैम को यहां से आपने यहां तक बढ़ाया। ओके, रैम को यहां से यहां तक आपने बढ़ाया, हुआ क्या, इससे होगा क्या, इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो वर्कपीस यहां पे जो वर्कपीस रहा होगा वो आगे बढ़ के यहां आ गया होगा। ओके, ये जो बार जो यहां रही होगी वो आगे बढ़ के यहां पहुंच गई होगी। ओके, नहीं नहीं नहीं, बार का तो हो बार तो आप देख रहे हो, बार बहुत लंबी हो जाएगी। ये इतना जब वर्कपीस आप आगे बढ़ाओगे, आपने पहले ही प्रूफ कर लिया है कि एल एफ विल बी ग्रेटर देन एल आई। अब ये ए आई बाई ए एफ में जो रेशियो चलेगा कि ए आई बाई ए एफ, ए आई जितना गुना बड़ा होगा, जितने परसेंटेज ज्यादा होगा ए आई ए एफ से, उसी हिसाब से आपको एल एफ और एल आई भी उसी हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसी हिसाब से वो भी बड़ा होता जाएगा। तो यहां पर भले ही आपने सिलेंडर का मूवमेंट थोड़ा सा कराया है, लेकिन क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो गया है, तो यहां का जो वर्कपीस रहा होगा वो मूव करके यहां तक आ जाएगा। ओके, इतना इतना मूवमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, यहां पर एक चीज और ध्यान में देने वाली है, वो ये है कि वो वर्कपीस जो बाहर निकल गया एक बार एक्सट्रूड हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मटेरियल जब तक अंदर है, जब तक मटेरियल अंदर है, तब तक हो क्या रहा है कि मैंने अपने वर्कपीस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, रैम को ये इतना आगे बढ़ाया यहां से यहां, तो वर्कपीस यहां से यहां तक आगे बढ़ा, लेकिन हुआ क्या, पूरा का पूरा वर्कपीस आगे बढ़ा। हर एक पॉइंट, ये पॉइंट जो था वो यहां से यहां आ गया, ये पॉइंट जो था वो यहां से यहां आया, ये वाला यहां से यहां आया, ये वाला यहां से यहां आया, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस टाइप से हर एक सेक्शन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता चला गया। तो आप देख सकते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है, वर्क पीस जो है, वर्क पीस को काफी ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। ओके, वर्क पीस एक्सपीरियंसेस वेरी हाई फ्रिक्शन। चारों तरफ से पूरी की पूरी लेंथ जितनी है वर्कपीस के ऊपर, उतनी पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वजह से ही ये आपका जो ये नहीं, काफी ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, और ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से फोर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाती है, वेरी हाई फ्रिक्शन।
फोर्स रिक्वायरमेंट जो है काफी हाई रहती है। आगे अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास एक और टाइप आता है, वो होता है बैकवर्ड फ्रिक्शन। बैकवर्ड एक्सट्रूजन। ये प्रीवियस केस आपने देखा, इस प्रीवियस केस को हम लोग कहते थे फॉरवर्ड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रैम का मूवमेंट होता था उसी डायरेक्शन में वर्कपीस भी एक्सट्रूड होकर के बाहर निकलता था। ओके, जिस डायरेक्शन में रैम का मूवमेंट होता था उसी डायरेक्शन में वर्कपीस भी एक्सट्रूड होकर के बाहर निकलता था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन पर क्या है, लेकिन पे इसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो वर्कपीस है, ये जो वर्कपीस है इसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा एज इन द मूवमेंट ऑफ, एज द वर्कपीस ऑफ, एज द मूवमेंट ऑफ वर्क, ये रैम का जो मूवमेंट डायरेक्शन है उसके अपोजिट मूव करेगा वर्कपीस। आइए देखते हैं कैसा अरेंजमेंट होता है यहां पर, और ये काम करने की जरूरत क्या पड़ी। 1 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ होता है सिस्टम।
इसमें क्या है, ये है हमारे पास रैम। ओके, दिस इज अवर रैम विच इज ए हॉलो रैम। ओके, इसके अंदर हमारा वर्क पीस यहां पर है। दिस इज अवर वर्क पीस, ये है अपना वर्क पीस। ये जो आपको शेडेड रीजन में जो दिख रहा है, ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ। अभी क्या हो रहा है कि अब आप रैम को बढ़ाते हो इस डायरेक्शन में, लेकिन ये रैम बढ़ता है इस डायरेक्शन में, लेकिन वर्क पीस जो है हमारा, वर्क पीस इस डायरेक्शन में आगे जाता है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क पीस निकलता है। ये जो केस है फ्रेंड्स, ये जो केस है, इसमें क्या होता है, इसमें ये रहा हमारा सिलेंडर जिसमें हमने वर्क पीस को कन्फाइंड किया है। इट इज अवर वर्क पीस, इनिशियल वर्क पीस, इट इज फाइनल एक्सट्रूडेड वर्क पीस। ये है एक्सट्रूडेड बार। ओके, ये है रैम, हॉलो रैम है, इट इज हॉलो रैम। ओके, ये है हॉलो रैम, और इसको हम लोग जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क पीस बाहर निकलता है। ओके, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर फायदा क्या होता है, यहां पर सबसे बड़ा फायदा हमको ये होता है, यहां पर सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि ये जो हमारा वर्क पीस है, हमने अगर हमने अगर हमने अगर अपने रैम को यहां से यहां तक आगे बढ़ाया, तो सिर्फ यहीं से यहीं तक हमने रैम को बढ़ाया, यहां से यहां तक, तो वर्क पीस भी जो आगे निकला, एक्सट्रूड हुआ, वो सिर्फ यहां से यहां तक। ओके, हमने अगर रैम को यहां से यहां तक रैम को आगे बढ़ाया, तो वर्क पीस भी यहां से यहां तक ही एक्सट्रूड हुआ। ठीक है ना फ्रेंड्स, जितना आपने रैम को आगे बढ़ाया उतना ही वर्क पीस एक्सट्रूड हुआ है, बाकी वर्क पीस कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसकी वजह से आप एक टाइम पे जो मूवमेंट कर रहे होते हो, तो सिर्फ वही उतना थोड़ा सा ही फ्रिक्शन, वही उतना थोड़ा सा पोर्शन ही फ्रिक्शन में रहता है, और इतने कम फ्रिक्शन की वजह से, इतने कम फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हमारी घट जाती है। ओके फ्रेंड्स, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, ये फोर्स रिक्वायरमेंट घट जाती है। ओके, तो इसमें लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, एक्सट्रूडेड बार flows in opposite direction. Extruded bar flows in opposite direction as of as in ram movement,
रैम का जो मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बार, ये जो वर्कपीस होता है वो एक्सट्रूड होकर के निकलता है। ओके, यहां पर बहुत कम फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो यहां पर जब काफी कम फ्रिक्शन देखने को मिलता है तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। रिड्यूस्ड फोर्स रिक्वायरमेंट, ओके, रिड्यूस्ड फोर्स रिक्वायरमेंट, ये सी है फ्रेंड्स, फोर्स रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए फिर तब और आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है यहां पर हमारे पास, वो कौन सा है? वो है, अभी हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा हॉट एक्सट्रूजन, हॉट एक्सट्रूजन हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये दोनों देखे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग देखते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन में सबसे पहले तो हमारे पास एक आता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ओके, यहां देखिए हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में क्या होता है। यहां पर वर्कपीस जो होता है वो रैम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता ही नहीं है। वर्कपीस रैम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता ही नहीं है। ओके, ये देखिए, ये है आपका वर्क पीस।
और ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस केस में हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में हमारे पास एक सिलेंडर होता है, जिस सिलेंडर में एक डाई होती है और एक हमारे पास ये रैम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है रैम, ये है एक सिलेंडर, यहां पर ये लगी हुई है डाई। ओके, इसी डाई ये है डाई, इसी डाई में से एक्सट्रूड होकर के ये जो वर्कपीस है, ये इसका डायमीटर कम होते हुए ये बाहर निकलता जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि सिलेंडर के साथ, सिलेंडर का ये जो किनारे वाला जो सरफेस है, सिलेंडर के साथ तो वर्कपीस का कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रैम है और ये जो वर्कपीस है, ये है अपना वर्कपीस। रैम और वर्कपीस के बीच में तो लिक्विड भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। वो लिक्विड, ये वर्कपीस है, ये जो लिक्विड है ये लीक प्रूफ होता है, ये बाहर नहीं निकल सकता है किसी भी हालत में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिस्टम हम लोग लीक प्रूफ सिस्टम बनाते हैं, ये लिक्विड किसी हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब आप लोग रैम को जब आप आगे बढ़ाते हो, तो रैम को जब आगे बढ़ाते हो तो ये रैम जो है उस लिक्विड को प्रेशराइज करता है और फिर वो लिक्विड जो है वो वर्क पीस पे प्रेशर लगाता है, वर्क पीस आगे आपका डिफॉर्म होते हुए चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है, ये जो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन है और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, इन तीनों के करेस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहां पर, इन तीनों के करेस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहां पर एक डायग्राम बनता है। ओके, फोर्स रिक्वायरमेंट वर्सेस रैम डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स रिक्वायरमेंट वर्सेस रैम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है उसका जरा डायग्राम देखें, उसका डायग्राम कैसा बनेगा।
स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन कराने के लिए अच्छा खासा फोर्स लगता है। फिर ये जो था ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए था, फिर थोड़ा सा फोर्स आपका डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये डायग्राम नीचे आता जाता है और एंडिंग में आकर के बहुत थोड़े से ही रैम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो डायग्राम है फोर्स रिक्वायरमेंट का, ये तेजी से ऊपर चला जाता है। ओके, ये ऐसा कुछ है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये आपका डायग्राम आ गया। ये डायग्राम किसका? फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। दिस डायग्राम इज ऑफ फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ओके, अभी इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखो आखिरी का थोड़ा सा जो रैम डिस्प्लेसमेंट है, इस थोड़े से रैम डिस्प्लेसमेंट में फोर्स रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यहां से फोर्स रिक्वायरमेंट यहां से यहां पहुंच गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि किनारे पे, कॉर्नर पे ये जो मटेरियल फंसा हुआ है, कॉर्नर मटेरियल जो है, इसको बाहर निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आप अपने रियल लाइफ में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो एक्सट्रूजन है वो क्या है, टूथपेस्ट वाला जो होता है प्रोसेस, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट जब खत्म होता है तब क्या करते हैं, एकदम एंडिंग में बचा रहता है थोड़ा सा, जैसे कई बार अपने भूल जाते हैं कि टूथपेस्ट खत्म होने वाला, नया टूथपेस्ट लाना है। अपने माइंड में आया कि अच्छा कम हो गया, चलो एक नया लेकर रखेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब ब्रश करने आए तो फिर देखा रहे यार ब्रश तो टूथपेस्ट लाना भूल गए, चलो कोई आज लेके आएंगे। फिर आज फिर भूल जाते हैं, तो अब अगले दिन जब आते हैं तो देखते हैं बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट कॉर्नर कॉर्नर में बचा हुआ है। तो अब उस कॉर्नर कॉर्नर वाले टूथपेस्ट को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्नर से आपको मूवमेंट करानी है। पहले क्या था, ये आपको मूवमेंट करानी थी ये वाली, तो यहां से ये जो मूवमेंट आती थी ये हल्का सा बस एंगल बनाती थी। अभी क्या है कि एंगल आपका काफी ज्यादा बनेगा। तो इतना ज्यादा जो एंगल है, होता क्या है, ऐसा होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको मूवमेंट चाहिए इस डायरेक्शन में। ओके, ये इस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट चाहिए। स्टार्टिंग में आप फोर्स लगा रहे होते हो इतने पर से, स्टार्टिंग में फोर्स लगा होता है यहां से। ओके, इस एंगल पे लगता है। तो ये एंगल जब बहुत कम होता है फ्रेंड्स, ये एंगल जब बहुत कम होता है, तो ये आपका क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है पी कॉस थीटा मिलता है। अब वहीं जब ये एंगल बड़ा हो जाएगा या और बड़ा हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका जैसे जैसे ये थीटा बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे कॉस थीटा छोटा होता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले जहां पहले कम एंगल होने पर, थीटा कम होने पर मुझे ये इतना कॉस कंपोनेंट मिलता था, वहीं अब मुझे एंगल बढ़ाने पर फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इस फोर्स की रिक्वायर, आप देखिए हर बार जैसे जैसे मैं एक एंगल से दूसरा एंगल बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेने के लिए, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट लाने के लिए, ये कंपोनेंट उतना ही रखने के लिए मुझे यहां पर फोर्सेस बढ़ाने पड़ जा रहे हैं। लेट अस सपोज ये है P, ये है Q और ये है R। ओके फ्रेंड्स, ये है R। पहला वाला एंगल है थीटा 1, दूसरा एंगल है थीटा 2 और तीसरा एंगल है थीटा 3। ओके,
और ये क्या है, ये है एफ। ओके, तो आपको पता चल रहा है कि एफ क्या होगा। एफ आप लोग बड़ी आसानी से कह सकते हो कि एफ होता है P cos थीटा 1 या फिर Q cos थीटा 2 या फिर R cos थीटा 3। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ाते जा रहे हैं cos थीटा कम होता जाता है, cos थीटा कम होता जाता है, तो उसके लिए F उतना ही रखने के लिए हमें R बढ़ाना पड़ रहा है, P से Q बढ़ाना पड़ रहा है, Q से R बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फोर्स रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है हमारी। अब जब हम लोग देखते हैं बैकवर्ड के लिए देखते हैं। बैकवर्ड के लिए अगर देखें तो बैकवर्ड के लिए जो हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बैकवर्ड में फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तो यहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। डायग्राम जो बनेगा उसका नेचर एज इट इज वही रहेगा जैसा पहला फॉरवर्ड वाले का था, लेकिन थोड़ा उससे नीचे आ जाएगा। ओके, थोड़ा उससे नीचे आ जाएगा। ये हो गया बैकवर्ड एक्सट्रूजन। ओके फ्रेंड्स, और अब जब हाइड्रोस्टैटिक को देखते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक में क्योंकि यहां पे खासियत क्या है, खासियत यहां पे है नो कांटेक्ट बिटवीन वर्क पीस एंड सिलेंडर। वर्क पीस और सिलेंडर में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए फोर्स रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कोई फ्रिक्शन नहीं होता है जब कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा डियर, जब कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन ही नहीं होगा, जीरो फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट है वो फोर्स रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी। अब की बार यहां पे क्या होगा, यहां पे जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम लगातार सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है डियर, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में कुछ ऐसा हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारा जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस में जरा सा भी मटेरियल कॉर्नर में नहीं बचता है। तो जरा सा भी मटेरियल जब कॉर्नर में नहीं बचता है तो हमें लास्ट में उसको बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा कोल्ड एक्सट्रूजन का पहला पार्ट, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ओके फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर को अब यहीं पे स्टॉप किया जाए। और हम लोगों ने आज एक्सट्रूजन का स्टार्टिंग किया, एक्सट्रूजन के बेसिक्स को देखा, और फिर हॉट एक्सट्रूजन में फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन देखा, उसके बाद कोल्ड एक्सट्रूजन में हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन देखा, और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ करके हमने फिर अब हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। और आप इस तरीके से आप मेरा जो कोड है सर्वेश 10 या सर्वेश 11, सर्वेश 10 या सर्वेश 11, इस कोड को यूज करके, एंड नहीं है और है, सर्वेश 10 या सर्वेश 11, इस कोड को यूज करके आप लोग फ्रेंड्स बड़ी आसानी से
मेरा ये जो अपना जो सब्जेक्ट है, ये जो अपना जो ये है क्या कहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन है, उस प्लस सब्सक्रिप्शन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये कोड लगाने पर इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर को यहीं पर अब स्टॉप करते हैं, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे आपको कल फिर हम लोग मिलेंगे और कल फिर आगे की चीजें देखेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।